नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया को बचाने का जो सपना है वही आपको उन लोगों का निशाना बना दे जो इसे तबाह करना चाहते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जो एक वादे से शुरू होती है और एक ऐसे जाल पर आकर खत्म होती है जहां से निकलना शायद नामुमकिन है। ये है पहला हिस्सा, जब दुनिया खामोशी में जल रही थी। ये कहानी हमें ले चलती है यतकनाल, भारत के एक शांत धुंध में लिपटे गांव में। यहीं 29 फरवरी 2004 को जन्म हुआ था हमारे नायक अभी का। सुबह धुंध में लिपटी होती थी और शामें चमेली की खुशबू से महकती थी। ये उस जिंदगी की एक बेहद शांत शुरुआत थी जो बहुत जल्द एक भयानक तूफान की चपेट में आने वाली थी। अभी वो हमेशा से ही कुछ अलग था। जब उसकी उम्र के दूसरे बच्चे क्रिकेट के पीछे दीवाने थे, तब वो एक टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में बैठकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ता था। उसके हीरो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उसका बस एक ही यकीन था कि विज्ञान ही इंसानियत को बचा सकता है। उसका लक्ष्य शीशे की तरह एकदम साफ था और इरादा फौलाद जैसा मजबूत। उसे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बनना था, नहीं, उसका तो मिशन था दुनिया को बचाना। और ये कोई सपना नहीं था, ये उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था। और बस इसी तरह दुनिया का सारा भार अपने कंधों पर लेकर अभी ने अपना पहला कदम बढ़ाया। एक ऐसा कदम जो उसे उसके सपने के करीब तो ले जाने वाला था, पर साथ ही उसके जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सालों की खामोश मेहनत और फिर एक शाम एक ईमेल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे दुनिया के सबसे नामी संस्थानों में से एक MIT में दाखिला मिल गया था। उसके माँ बाप के लिए ये गर्व का पल तो था, पर साथ ही उनके दिल में अपने इकलौते बेटे के लिए एक अनजाना सा डर भी बैठ गया था। चेन्नई एयरपोर्ट पर विदाई बहुत ही खामोश थी। कोई बड़े बड़े वादे नहीं हुए, बस एक देर तक गले लगाना और नम आंखें। जब अभी डिपार्चर गेट की तरफ मुड़ा तो उसके हाथ में सिर्फ एक सूटकेस नहीं था, नहीं, उसके कंधों पर अपने पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ था। लेकिन जैसे ही वो अमेरिका पहुंचा, हवा का रुख ही बदल गया। एक नई शुरुआत का जो वादा था वो एक अजीब सी बेचैनी में घिर गया। एक ऐसा तनाव जो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन हर कोने में महसूस जरूर हो रहा था। कैंपस के पास एक अपार्टमेंट में उसकी मुलाकात हुई अपने रूममेट डैनी से। डैनी की मुस्कान वो कुछ रिहर्स्ड सी लगती थी, और उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे वो लोगों को देखती नहीं बल्कि उनका अध्ययन करती हैं, उन्हें स्कैन करती हैं। जहां अभी की दुनिया समीकरणों और शांति में बसती थी, वहीं डैनी की दुनिया थी पार्टियों और शोर शराबे से भरी। MIT तो अभी के लिए जन्नत जैसा था। उसे वो सब मिल रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट लौटता, उसे एक बिल्कुल अलग दुनिया का सामना करना पड़ता। हर वीकेंड तेज म्यूजिक, अजनबियों की भीड़ और एक कभी न खत्म होने वाला शोर। और जब अभी अपनी इस नई जिंदगी में किसी तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी इस खेल में एक नया मोहरा सामने आया। एक ऐसा मोहरा जो सब कुछ और ज्यादा उलझाने वाला था, जिसके इरादे उसकी नजरों की तरह ही बेहद गहरे थे। उसका नाम था नोरा। वो जब किसी कमरे में दाखिल होती तो जैसे पूरे माहौल पर कब्जा कर लेती। उसकी मुस्कान में एक हिसाब किताब था। वो बात करते हुए जरूरत से ज्यादा करीब आ जाती थी और सामने वाले की हर प्रतिक्रिया को बड़ी बारीकी से देखती थी, ठीक वैसे जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग को देख रहा हो। एक रात नोरा बिना दरवाजा खटखटाए सीधे अभी के कमरे में चली आई। उसने पूछा, तुम पार्टी नहीं करते? और फिर उसके बहुत करीब बैठकर फुसफुसाई, तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो। अभी जो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, वो इस सीधे हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कुछ हफ्तों बाद अभी ने पार्टियों में लगे छोटे छोटे कैमरे नोटिस किए। जब उसने पूछा तो डैनी ने बड़ी लापरवाही से कहा, अरे ये तो सिर्फ यादों के लिए है। लेकिन एक रात अभी ने डैनी के लैपटॉप में तारीख के हिसाब से बने फोल्डर्स देखे, और उनमें मेहमानों के निजी पलों के वीडियो थे जो उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड किए गए थे। और यहीं पर एक तूफानी रात के बीच वो सारा तनाव आखिरकार टूट जाता है। ये वो रात थी जब धोखे ने अपनी असली शक्ल दिखाई और अभी की किस्मत पर एक मोहर लग गई। उस शनिवार की रात मौसम बहुत खराब था। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें जोर जोर से टकरा रही थी। बाहर तूफान था और अंदर पार्टी का शोर हमेशा से कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था मानो असली तूफान बाहर नहीं बल्कि अभी की जिंदगी के अंदर आने वाला है।
आधी रात को जब अभी किचन में रोज की तरह गर्म दूध का गिलास लेने गया तो नोरा उसके पीछे पीछे आ गई। जैसे ही अभी का ध्यान पल भर के लिए भटका, नोरा का हाथ तेजी से गिलास के ऊपर घूमा और एक छोटी सी गोली चुपचाप दूध में घुल गई। अभी ने कुछ नहीं देखा और उसने वो दूध पी लिया। दूध पीने के कुछ ही मिनट बाद अभी को लगा जैसे कमरे की हर चीज घूम रही है। उसका शरीर भारी हो गया था और दिमाग एकदम सुन्न। उसकी सोचने समझने की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी और नज़र धुंधला रही थी। वो अपना कंट्रोल खो रहा था। लेकिन उस कमरे की सच्चाई कहीं ज़्यादा भयानक थी। अभी को ये नहीं पता था कि डैनी एक कैमरे के पीछे खड़ा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि नोरा का अपना डिवाइस एक दूसरे एंगल से वीडियो बना रहा था। ये कोई निजी पल नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। इसके बाद अभी को अपनी बाह में बस एक तेज चुभन महसूस हुई और फिर सिर्फ अंधेरा था। अब वो जाल पूरी तरह से तैयार था जिसमें अभी को फंसाया गया था और अब वो सच सामने आने वाला था जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, हैनिबल। एक ऐसा अरबपति जिसका दुनिया के सामने कोई वजूद ही नहीं था, एक भूत जिसकी पहुंच हर जगह थी और उसका मकसद एक ही था, दुनिया के न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना। और इस काम के लिए उसे अभी जैसे दिमाग की जरूरत थी। जब अभी होश में आया तो उसने अपने लैपटॉप पर एक अनधिकृत न्यूक्लियर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर देखा जिसे उसके बायोमेट्रिक डेटा से एक्सेस किया गया था। उसने डैनी का सामना किया। डैनी ने इनकार नहीं किया। उसने बहुत शांति से बिना किसी भावना के कहा, तुम्हें चुना गया था। उसी रात सामना होने के बस कुछ ही मिनटों बाद नकाबपोश लोग अपार्टमेंट में दाखिल हुए। दवाओं के असर से कमजोर अभी उनका मुकाबला नहीं कर सका और अगली सुबह तक वो उस कमरे से गायब हो चुका था। हैनिबल का मानना था कि क्रूरता से किसी को काबू करना ये एक पुराना तरीका है। असली कंट्रोल तो सफाई से किया जाता है, सुरुचिपूर्ण ढंग से। और अभी पर ये नियंत्रण अब शुरू हो चुका था। अभी एक ऐसे खेल में फंस चुका था जिसके नियम उसे मालूम नहीं थे। एक ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था जिसे वो समझ नहीं सकता था। लेकिन आखिर वो मकसद क्या था और इस अंधेरे में अब उसका क्या इंतजार कर रहा है? जवाब मिलेंगे दूसरे भाग में। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।